इधर देश में तो एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो महाराष्ट्र की एनडीए सरकार जरूर गिर सकती है। तो हमारे साथ सहयोगी हमारे प्रकाश ललित जी मौजूद हैं। यहाँ हम महाराष्ट्र में इस वक्त क्या चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। अंशिता, देखिए, अभी सरकार गिराने का तो कोई मतलब है नहीं जी। कि इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव होने, तो दरअसल लेकिन वहाँ परेशानी इस बात को लेकर है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये दो बड़े राज्य थे जहाँ बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। पिछली बार बीजेपी का गठबंधन जो था, चूंकि शिवसेना के साथ था, उद्धव ठाकरे थे उसमें शामिल, करीब 42 सीट 48 में से ये लोग जीत करके आए थे और उत्तर प्रदेश में 60 से ज़्यादा सीटें थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद जो दूसरा राज्य सबसे ज़्यादा नुकसान जहां बीजेपी को हुआ वो महाराष्ट्र है। करीब 28 सीटों पर बीजेपी ने लड़ा था और उसमें से केवल 9 सीट पर ये लोग जीत के आए। पूरा का पूरा गठबंधन करीब 19 सीटों पर जीत कर आया है। तो अलग अलग बयान आ रहे हैं तमाम, और जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था, एक बयान आया है एकनाथ शिंदे का, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं। हाँ। उनका यह कहना है कि जो बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया, उसका लोगों ने गलत नैरेटिव, मतलब विपक्ष ने उसका गलत प्रचार किया, गलत नैरेटिव फैलाया कि भाई ये लोग 400 ले आएंगे तो संविधान बदल देंगे। अगर आप चुनावी नतीजों का आकलन ठीक से करेंगे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष के नेता जो बार बार कह रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपका आरक्षण ले लेंगे, आपसे नौकरी चली जाएगी, आपका हक मार देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। तो दरअसल जो संविधान को लेकर जो निचले तबके तक बात थी ना, वो आखिरी तबके तक विपक्ष ने उस बात को पहुंचाया। देखिए, एक बात आप समझिए कि राहुल गांधी के जो प्रोमिसेस थे, उससे आप ये समझ सकते हो कि वो प्रोमिसेस इसीलिए थे कि कांग्रेस को भी भरोसा था कि वो आने तो नहीं जा रहे, वो जीतने नहीं जा रहे। ना प्रकाश जी की जो संविधान बदलने की बात शुरू हुई थी, उसकी शुरुआत वहां से हुई जब नए संसद का जब उद्घाटन हुआ। उस दौरान जो संविधान की प्रतियां दी गई, उसमें से धर्मनिरपेक्ष वर्ड गायब था, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद से धर्मनिरपेक्ष वर्ड क्यों गायब था? जो असल प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्षता कभी थी ही नहीं। वो तो इंदिरा गांधी लेकर आई ना, तो वो ऑलरेडी संविधान बदला ही जा चुका है। लेकिन जनता असल वो नहीं असल भाई, यही बात है ना कि आपको आधा झूठ फैलाया जाता है, झूठ बार बार बोलो तो एक वक्त पे लगने लगता है कि हाँ ये सच बात है। बात यह है कि जो मैं एकनाथ शिंदे की बात कह रहा था कि जो बात वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि उस निचले तबके तक जिसको बहुत समझ नहीं है अपनी बातों को लेकर, किसी भी बात पर जो आम बोलचाल में आ गया उस पर भरोसा कर लेना, तो उस तबके तक ये बात फैला दी गई कि भाई आपका आरक्षण, आपका हक संविधान खत्म कर देंगे। और उसी आधार पर आप अगर उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक देखें या महाराष्ट्र में दलित वोट बैंक देखें, वो पूरी तरह से बीजेपी एनडीए से हट करके विपक्ष कांग्रेस गठबंधन को शिफ्ट हो गया और इसीलिए वो बिल्कुल डेडली कॉम्बिनेशन बन गया। दलितों का वोट बैंक एक तरफ, दूसरा कि मुसलमान एक तरफ वोट कर ही रहा था, मुसलमान तो उसी को वोट कर रहा था जिसको जो बीजेपी को हरा रहे थे। तो वो जो गठजोड़ बढ़ा, उसी का बड़ा नुकसान यहाँ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हुआ। आप इसको ये समझोगे कि भाई, आप कहोगे कि जातीय ताना बाना तो भाई बिहार में भी है, बिहार में वो इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसके अलग अलग कारण है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि आप देखोगे अखिलेश यादव खुद थे, राहुल गांधी थे, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो शरद पवार हैं या फिर उद्धव ठाकरे, ये बड़े नेता हैं, इनका गठजोड़ बड़ा। इसके अलावा कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, कम से कम उत्तर प्रदेश से तो बहुत बेहतर स्थिति में है महाराष्ट्र में। तो ये जो है ना कि दलितों को जो समझा दिया गया, देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है। आज के डेट में कोई भी भाई, जब आरक्षण आया था तो 10 ही साल के लिए आया था, लेकिन उसके बाद से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो आरक्षण के मुद्दे को या आरक्षण को हाथ लगा दे। बावजूद इसके भाई पिछले 10 साल से तो नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार चला ही रहे थे। और आप ऐसे भी जोड़ लोगे नरेंद्र मोदी के एनडीए के मेंबर्स, जब समर्थन चाहा है सरकार ने, तो सदन में 400 पार भी गई है नरेंद्र मोदी की सरकार। तो ये जो नैरेटिव दिया गया ना कि ये लोग 400 मांग इसीलिए रहे हैं कि ये खत्म कर देंगे, तो अभी जो महाराष्ट्र में बवाल उठा है, प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, वो वही बात कह रहे हैं जो हम लोग लगातार अपने विश्लेषण में भी कह रहे हैं कि जो 400 पार का नारा दिया गया बीजेपी की तरफ से, एकनाथ शिंदे ने उसमें ये बात भी कही कि भाई कौन सा प्रधानमंत्री है जो पिछले 10 साल से छुट्टी नहीं ले रहा है, तो वो ये भी कह रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या मोदी जी की तरफ से जो 400 पार का नारा दिया गया, उसका दुष्प्रचार विपक्ष ने कर दिया और लोगों तक नैरेटिव। और फिर जब आप महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो फिर इसमें संघ का रोल भी आएगा। नैरेटिव काटने का जो काम होता है ना, जो भी दुष्प्रचार होता है बीजेपी के खिलाफ, वो
नहीं नहीं, मजबूत होने से नहीं होता है भाई। आप बहुत मजबूत हो, आप घर से ही नहीं निकलोगे तो क्या मतलब है इसका? मजबूती गढ़ को रखिए वही घर में। माना जाता है, नागपुर तो मुख्यालय है। तो संघ का मुख्यालय कह लीजिए नागपुर या गढ़ कह लीजिए महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में, वहां एक तरह से संघ के कार्यकर्ता जमीन से हट गए। और यही कारण था कि ये जो नैरेटिव नीचे तक गया ना भाई, कोई भी गलत आपके खिलाफ बोलेगा तो उसको काटोगे तो सही। बिल्कुल। या तो डिजिटल, जैसे आपने देखा ट्विटर पर जिस तरह का कैंपेन था राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का, उसका बीजेपी की आईटी सेल काट नहीं कर सकी। बिल्कुल। और वही नैरेटिव की जो बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, वो वही बात कर रहे हैं कि भाई निचले तबके तक बात चली गई, उनको लगा कि ये सच है। हालांकि प्रधानमंत्री तो फिर से नरेंद्र मोदी बन गए, लेकिन नैरेटिव का कोई जवाब नहीं होता है अंशिता। नैरेटिव को नैरेटिव से ही काटा जाता है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन बड़ा ज़रूरी है। राहुल गांधी का 10 साल 15 साल पहले जो परसेप्शन बन गया, लोग राहुल गांधी आज भी उससे बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक बड़ा संघर्ष और उनको करना पड़ेगा। लगातार 3 चुनाव वो हार चुके हैं। तो अभी जो कह रहे हैं, अभी 2 महीने 3 महीने बाद इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, तो एकनाथ शिंदे जानते हैं जिस तरह की हार एनडीए को मिली है महाराष्ट्र में, अगर ये लोग अभी से नहीं संभले, जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है चुनाव के बाद भी, अभी देखिए चुनाव खत्म हो गए बावजूद राहुल गांधी केरल में वही नैरेटिव पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये लोग आ जाएंगे तो आपको कहेंगे कि केरल में मलयाली मत बोलो, तमिलनाडु में तमिल मत बोलो। तो चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन जो तरीका है वो जा नहीं रहा। तो अब वो तरीका जाएगा नहीं। ये जो आरक्षण खत्म, लोकतंत्र खत्म, डेमोक्रेसी खत्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म, मंत्रालय को लेकर जो नाराजगी, जो खटपट की खबरें आ रही हैं एनडीए के अंदर से महाराष्ट्र में, उससे क्या असर पड़ने वाला है? उसी के बाद से ये खबरें उठने लगी हैं। एनडीए की तरफ से नहीं आ रही अजीत ये खबर। ये नहीं सुनिए, एनडीए की तरफ से नहीं आ रही ये खबर, आ रही है मीडिया की तरफ से। हम लोगों की एक आदत है, जब भी कोई सरकार आती है तो हम लोग सोचते हैं कि मंत्री कौन बनेगा, इसको दिया, इसको क्यों नहीं दिया। भाई अगर आपको बेसिक ये समझ आता है तो जो एनडीए का जो बैठक था ना दिल्ली में, जो संसद भवन के पुराने संसद भवन में हुआ था, उसकी बैठक में जिन लोगों ने जो भाषा का इस्तेमाल किया एनडीए के समर्थक दलों ने, उससे समझ आना जाना चाहिए। देखिए विपक्ष की असल दिक्कत क्या है? विपक्ष की असल दिक्कत यह है कि भाई नरेंद्र मोदी आ गया तो ये हो जाएगा, है ना, कि वो चोर आ जाएगा करके वो कर रहे थे। फिर से आ गए नरेंद्र मोदी। तकलीफ अब वहां इन्होंने सोचा कि 240 हो गया तो मोदी तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, या तो राजनाथ जी या गडकरी जी। मोदी फिर प्रधानमंत्री बन गए। फिर उनको लगा कि अभी कैबिनेट एक्सपेंशन जब होगा तो अभी विपक्षी विद्रोह कर देंगे। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने वहां भी मैनेज कर लिया। मैनेज ऐसा कर लिया कि बीजेपी के नेता जितनी नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं करेंगे, उससे ज्यादा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार करके चले गए, पैर छू करके चले गए। तो ये सारा खेल नैरेटिव का है। और वैसे ही जैसे आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल, तो आप सिंपल एक चीज समझिए, 40-45 इनके पास विधायक हैं, एकनाथ शिंदे के पास, मुख्यमंत्री ये हैं, बीजेपी वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। तो आप भाई एक राज्य में तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हो, तो कैबिनेट जब होगी यहाँ केंद्र में जो होगा उस पर तो नरेंद्र मोदी तय करेंगे जो होगा। वैसे ही तमिलनाडु आप जाओगे तो तमिलनाडु बड़ी पार्टी है टीडीपी, तो उनको एक कैबिनेट मिलना था, मिल गया। ऐसे ही एक कैबिनेट उनको देना था ललन सिंह बिहार को, उनको मिल गया। तो ये जो देखिए होता क्या है कि हम आप तो ऐसे परसेप्शन बैठ के, लेकिन आप पॉलिटिकल लोगों को कैसे समझते हैं लोग, उनके हाव भाव से, उनके बयान से, उनके तौर तरीकों से। तो कल भी जो आंध्रा से तस्वीर आई है जिस तरह की, मुझे नहीं लगता कि एनडीए में कोई दिक्कत है। और मुझे ये लग रहा है जो तस्वीरें आ रही हैं उससे कि ये लोग मतलब कुछ बहुत ही तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं। और ऐसा भी है ना कि ये पोस्ट पोल अलायंस नहीं है। अध्यक्ष पद को लेकर भी तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि टीडीपी अध्यक्ष पद की जो मांग कर रही है उस पर किस चीज के अध्यक्ष पद? स्पीकर। नहीं यार, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये सब कहाँ से आ रही है। क्या चंद्रबाबू नायडू का बयान है? ये सब उम्मीद है, ये सब उम्मीद है विपक्ष की कि चलो कैबिनेट में बवाल नहीं हुआ, अभी स्पीकर में बवाल होगा, है ना। वो उनकी उम्मीद है, आप समझो। क्योंकि अगर बवाल होना होता अंशिता तो हो जाता ना बवाल कि हमको गृह मंत्री दे दीजिए। आप लोग एक चीज समझो, हम लोगों ने 10 साल का नरेंद्र मोदी का शासन देखा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह या बीजेपी का शासन बड़ा क्लियर है, वो ब्लैकमेल नहीं होंगे जी। उनको सत्ता नहीं मिलेगी, नहीं होगा सरकार तो, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। ब्लैकमेल वो भी नरेंद्र मोदी और शाह के लेवल पे बड़ा मुश्किल है। तो निगोशिएशंस जो भी होने थे वो हो चुके, सबको कैबिनेट मिल
चुका है। और जिन लोगों को ये ख्याली पुलाव कि भाई टीडीपी को गृह मंत्रालय क्यों नहीं दिया, टीडीपी को नहीं चाहिए, टीडीपी को जो चाहिए था वो मिल गया, सिविल एविएशन। ललन सिंह 12 सांसद लेके नीतीश कुमार गृह मंत्री ले लेंगे इनसे, नरेंद्र मोदी से, या डिफेंस मिनिस्ट्री ले लेंगे नरेंद्र मोदी से, तो ये नीतीश कुमार समझते हैं कि ये कांग्रेस नहीं है। ठीक है, ये देखिए राजनेताओं को पता है कि कहाँ क्या करना है। ये मतलब अब मीडिया के लोग बताएंगे कि भाई 12 सांसद जिनका है उनको दे दो। ये कोई नरेंद्र मोदी की सरकार 145 सांसदों के साथ जीत कर नहीं आई है, 2004 वाली कहानी नहीं है, 240 नंबर है। और अभी भी नंबर उतने हैं जितने 3 बार से कांग्रेस के पास नहीं आए हैं। तीनों बार के नंबर जोड़ लोगे कांग्रेस के 2014, 19 और 24, फिर भी 240 नहीं है। सभी विपक्षी दल एक साथ जोड़ लोगे फिर भी 240 नहीं है। तो उस लिहाज से लोगों अब ये उम्मीद है, जो आप कह रहे हो स्पीकर, ये उम्मीद है कि भाई स्पीकर अगर हो जाता, स्पीकर पे भी कुछ नहीं होगा। अभी 18-19 जून से होना है संसद का पटल, कुछ नहीं होना है। हालांकि जो तस्वीरें आई हैं, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि आंध्र से जो तस्वीरें आई हैं उसने इस तरह के तमाम जो कयास लग रहे हैं कि स्पीकर पद पर पेच फंस जाएगा, कहीं ना कहीं उन कयासों पर विराम लगा दिया है, क्योंकि बहुत अच्छी तस्वीरें आंध्र से। देखिए वही मैं आपसे कह रहा था, राजनीति परसेप्शन गेम है, बिल्कुल लोग प्ले करते हैं। वो कैबिनेट वाला फेल हो गया तो ये प्ले कर दिया नया कि कम से कम जब तक 18-19 तक जब तक ये होगा तब तक ये अपना चलता रहेगा मार्केट में कि स्पीकर भी बीजेपी बनवा लेगी। एकनाथ शिंदे का जो बयान है, एकनाथ शिंदे का बयान बस महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में है। वो इसीलिए है कि अभी महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में चुनाव होने, और अगर इस चुनाव में बीजेपी एनडीए की स्थिति खराब होती है तो फिर वहां का गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा। एकनाथ शिंदे बहुत इधर उधर नहीं होंगे, लेकिन इसमें ये व्यक्ति बहुत इधर उधर। हाँ, मैं इसी बात पर आने वाली थी कि जैसे कि बीजेपी जब सीटों पर बहुत ज़्यादा पेच फंसा था, जब महाराष्ट्र में जब सीटों के बंटवारे की बात आ रही थी, लंबा मंथन हुआ इस पर, और बीजेपी ने अपनी बार्गेनिंग पावर पिछले चुनाव के आधार पर रखी कि हमें ज़्यादा सीट्स चाहिए क्योंकि हमने पहले ज़्यादा जीती हैं, और आप क्योंकि अभी टूट के इधर आए हैं तो इस वजह से आपको कम सीट्स मिलने चाहिए। उस हिसाब से अगर देखें तो एकनाथ शिंदे का जो प्रदर्शन रहा वो अच्छा रहा, अजीत का उतना अच्छा नहीं रहा। तो आगे जो चुनाव आने वाले हैं उसमें बार्गेनिंग पावर का क्या हिसाब किताब रहेगा? कोई देखिए बार्गेनिंग पावर, ये तीनों पार्टियां किसके नाम पे चुनाव लड़ी हैं, या पूरा एनडीए किसके नाम पे चुनाव लड़ी है, बस कहानी खत्म है। कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। और आप अगर एकनाथ शिंदे की भाषा देखो, इनको छोड़ के, अजीत पवार को छोड़ के, तो अजीत पवार शरद पवार इनकी एक ही तरीके की पॉलिटिक्स है, वो सब जानते हैं। बार्गेनिंग पॉलिटिक्स, निगोशिएशन पॉलिटिक्स, पैसा ज्यादा जरूरी है विचारधारा के अतिरिक्त। तो इनकी पॉलिटिक्स आप हटाओ। नरेंद्र मोदी और बीजेपी या एनडीए में अजीत पवार हैं, इसीलिए ठीक है भाई, 2-4 जितने विधायक लाए हैं, उप मुख्यमंत्री दिया हुआ है ना इनको, मतलब जो भी लेकर के आए, उप मुख्यमंत्री तो बनाया हुआ है, उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। बावजूद इसके अगर ये चाहते हैं अजीत पवार की भाई यहाँ कोई कैबिनेट मिल जाए, ऐसी अगर इनकी इच्छा है, तो ये राजनीति में बचपना कह लीजिए इसको, फिर कोई मतलब नहीं है। शरद पवार पड़े हुए विपक्ष में, तो बात है, तभी तो चाचा से अलग हुए थे। उम्मीद है और चाहत तो ज्यादा है, तो भाई परफॉर्मेंस करना पड़ता है ना, नंबर चाहिए होते हैं। चिराग पासवान कैबिनेट में है तो 5 में 5 जीत के आए हैं, और 100% स्ट्राइक रेट। ये दूसरा चुनाव है उनका जब 100% स्ट्राइक रेट है। लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा, बावजूद इसके तो अभी पहला चुनाव अलग होकर लड़े हैं अजीत पवार साहब, आगे रहेंगे तो देखा जाएगा। बाकी एकनाथ शिंदे को लेकर यही है कि ये बयान बहुत तोड़ मरोड़ के लोग पेश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। उनके बयान में बहुत कुछ वैसा नहीं है जिससे बीजेपी के लिए परेशानी है।